अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस साइड भी मौजूद वक्त बहुत शामिल है जनाब। इस मरतबा तो एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया है बहुत ही ज्यादा धुआंधार, क्योंकि इस इजलास में पहली मरतबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ना सिर्फ एक दूसरे के सामने सामने आए हैं, बल्कि इस इजलास में दोनों की तरफ से सख्त तरीन मौक़िफ़ का इजहार भी किया गया है। इस इजलास की अहम बात यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से बानी PTI के खिलाफ मुकदमात और उनकी रिहाई के मामले को उठाया गया है और इस बात का इजहार किया गया है कि बानी PTI एक तवील अरसे से हिरासत में है और उनके ऊपर जो तमाम मुकदमात हैं वो बेबुनियाद हैं, लिहाजा उनको इन बेबुनियाद मुकदमात से रिहाई दी जाए और उनको आज़ाद किया जाए। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से इस मौक़िफ़ का इजहार किया गया है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि एक सूबे से बाज़ाब्ता तौर पर जत्थे जिनकी क़यादत खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हों वो मुसलसल पंजाब के ऊपर हमला आवर हो रहे हों, और इस सूरत हाल में जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रेंट, सब्र तहम्मुल और दरगुजर का जो है वो मुज़ाहरा किया गया है। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब किसी तरह की कोई नरमी नहीं की जाएगी। और इस मरतबा अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी हुकूमत और उनके सूबे से जत्थाबंदी करते हुए पंजाब पर अटैक करने की कोशिश की गई तो इस मरतबा हकीमी नुस्खे का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि जनाब इन लोगों को, वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर, कि नानी याद आ जाएगी। और इस मरतबा यही ऐसी ही सूरत हाल होगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में और क्या क्या हुआ, एपेक्स कमेटी के इजलास में ऐसी कौन सी पेशरफ थी जिसने जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको चौंका के रख दिया। अली अमीन गंडापुर साहब की कहां पर किस शख्सियत के साथ कौन सी कुर्बत थी और इस इजलास का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला कौन सा था, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद होने वाली एक और डेवलपमेंट की, जहां पर पंजाब में एकदम से जो ऑपरेशन है उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है और पंजाब में PTI के खिलाफ ऑपरेशन और गिरफ्तारियों की जो ताज़ा लहर है वो सामने आने की इतलात है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी भी मुमकिन एहतजाज, किसी भी तरह की बदअमनी, किसी तरह की तोड़ फोड़ को रोकने के लिए पंजाब पुलिस को मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दे दिया गया है। उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात सौंप दिए गए हैं, जिसके बाद उनको रिक्वायर्ड मटीरियल जिसमें डंडे, जिसमें जनाब आंसू गैस के शेल और इस तरह की जो रबड़ बुलेट्स, वो तमाम पंजाब के तमाम इजला के अंदर जो है वो पहुंचा दी गई हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी गर्म है कि रेंजर्स को पंजाब के अंदर तलब किया जा रहा है और इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस एहतजाज को रोकने और अहम तरीन सरकारी इमारात और सरकारी तंसीबात की हिफाजत के लिए पंजाब भर में कम अज कम 5000 रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनको तैनात किया जाए। इसके साथ साथ 9000 पुलिस के जो रिजर्व दस्ते हैं उनको भी स्टैंड बाय करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और तकरीबन वो तमाम एहलकार जो इस वक्त छुट्टियों पर मौजूद थे उनकी छुट्टियों को भी मनसूख करके उनको वापस ड्यूटी पर तलब कर लिया गया है। ये जो बिल्डअप है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पंजाब इस वक्त ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर तैयार है बल्कि गिरफ्तारियों के हवाले से भी इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जनाब लोगों की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले सरगर्म कारकुनान की कमर को तोड़ दिया जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ऐसा तंजीमी ढांचा ही मौजूद ना रहे जो इस एहतजाज के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमदो मावन साबित हो सकता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान जहां पर एहतजाज के लिए सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं पर इस बात की इतलात भी मिल रही हैं कि कुछ ऐसे लोगों को भी इस क्रैकडाउन के लपेट में लिया जा रहा है जिनका सियासत के साथ, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, ना वो ओहदेदार हैं और उनका, जिस तरह मैं आपसे गुजारिश करूं कि तहरीक इंसाफ के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, मासिवाय इसके कि उनका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा है वो उनका कोई दोस्त है, सज्जन है, किसके साथ कोई घरेलू ताल्लुकात हैं। अब घरेलू ताल्लुकात की बिना पर अगर आप लोगों को उठाना शुरू कर देंगे तो ये तो एक बहुत ही, आप जो है उसको अगर आप उसामा बिन लादेन डिक्लेयर कर देंगे तो फिर तो मामला बहुत ही ज्यादा खराब है। इसी तरह का एक मेरे करीबी दोस्त हैं जनाब अली चट्टा साहब गुजरावाला से, उनके हवाले से भी ये इतलात सामने आई हैं कि जनाब उनको रात गए अचानक इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है जैसे वो कोई दहशतगर्द हैं।
3 اضلاع کی پولیس، گکھڑ، گجرانوالہ، وزیر آباد، 3 اضلاع کی پولیس نے ان کے گھر پہ صبح 4 بجے ریڈ کیا۔ ریڈ کرتے ہوئے دروازوں کو توڑا گیا، دروازوں کو توڑ کے گھروں کے اندر اس طرح گھسا گیا جس سے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے، گھر میں عورتیں موجود تھی، وہ پامال کیا گیا، بچے سہم گئے، ڈر گئے، اور ایک عجیب و غریب سچویشن کو وہاں پر کریٹ کیا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علی چٹھا صاحب کے والد صاحب 80 سال کے بزرگ ہیں، اور اس وقت وہ شدید میڈیکل پرابلمز کا شکار ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کو ہارٹ کا بھی ایشو ڈیولپ ہوا تھا، اور وہ جو ہے شدید علالت میں موجود ہیں، اور ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کو 24 گھنٹے ایک میل اٹینڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں جناب علی چٹھا صاحب دن رات اپنے والد صاحب کی خدمت میں مامور ہے۔ چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی ہے، تو اس حوالے سے میں ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں یہ تمام انفارمیشن جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اب ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جرم صرف اتنا ہے کہ جناب حامد ناصر چٹھا صاحب کے ساتھ ان کے والد صاحب کے ایک درینہ تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، اور دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہے۔ حتیٰ کہ علی چٹھا صاحب کا، جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی، نہ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں نا فارم فل کر کے ممبر بننا، وہ فارم فل کر کے ممبر بھی نہیں ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جناب علی چٹھا صاحب کے جو ذہنی اور سیاسی رجحانات ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہیں، وہ پی ٹی آئی کے سخت ترین مخالفوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، فیملی ٹرمز کی وجہ سے ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے وسطی پنجاب کے پریزیڈنٹ جو ہے نامزد کیے گئے ہیں جناب احمد چٹھا صاحب، احمد چٹھا صاحب کے ساتھ، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، اس کی وجہ سے ایک فیملی ریلیشن ڈیولپ ہو گیا، اور صرف اسی بنیاد پر جو مخالفین ہوتے ہیں، آپ کو بتائیے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ دوستی دشمنی بڑی چلتی ہے۔ کسی نے کسی کے ذریعے کو رپورٹ کر دی ہوگی کہ جناب یہ جو ہیں حامد ناصر چٹھا صاحب یا پی ٹی آئی کے سرگرم کارکنان کی لسٹ میں یہ نام بھی شامل ہیں، تو اس میں بھی وہ کر دیا گیا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کارروائی ضرور کریں، آپ کریک ڈاؤن ضرور کریں، آپ لوگوں کو گرفتار ضرور کریں، لیکن ان کو گرفتار کریں نا جو واقعتاً شر پسند ہے، جو شریف آدمی ہے، گھر میں بیٹھو، گھر میں آپریشن اس طریقے سے کیا گیا ان کے گھر میں کہ جناب اس طرح لگا جیسے یہاں پر 3 اضلاع کی پولیس نے کہ جناب یہاں پر جیسے کوئی بہت بڑی قیامت اٹھانے والی ہے۔ اگر آج میں علی چٹھا کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اگر ان کو ماس ایک اس ایریے کے ایس ایچ او کا فون آ جاتا نا کہ جناب آپ نے آنا ہے اور آپ کو ہم نے اس معاملے کے لیے آپ سے پوچھ گچھ کرنی ہے یا آپ کو حراست میں لینا ہے، علی چٹھا خود اپنا بیگ پکڑ کے پہنچ جاتا تھانے کے اندر۔ لیکن ایک یہ جو سچویشن جس طریقے سے میں نے آپ کو گزارش کی ہے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آپ جناب گیہوں پیسیں، لیکن گیہوں کے ساتھ ذرا گھن پیسنے سے گریز کریں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہی گزارش ہے۔ اسی طریقے سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس بات کا واضح طور پر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے کہ نانی کو یاد کرا دیا جائے گا، اور باضابطہ طور پر علی امین گنڈا پور صاحب اس اجلاس میں انہوں نے اس بات کی معتبر ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے کو اٹھایا، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کے معاملے کو اٹھایا، اور انہوں نے احتجاج کے حوالے سے اپنے حق کا ذکر کیا، جس پر مریم نواز صاحبہ نے ان پر جوابی کارروائی کی، اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اس موقع پر اس اجلاس میں موجود ایک اہم ترین شخصیت، طاقتور ترین شخصیت نے دونوں وزرائے اعلیٰ جب بات کر رہے تھے اور جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، ان کو انٹرپٹ کیا اور ان سے کہا کہ اس اجلاس کے ایجنڈے پر اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی خواہش کے اوپر اس جو نقطے وہ اٹھا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک اور اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال جتنے جو بھی اپنا ویو پوائنٹ دے دیا وہی کافی ہے، اب ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ اس اجلاس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا بہت ہی زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کنٹرولڈ ایٹیٹیوڈ تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے مریم نواز صاحبہ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اپنے اگریشن کے یا اگریسو رویے کے برخلاف اس اجلاس میں جس وقت بانی پی ٹی آئی کا وہ اٹھا رہے تھے موقف، اس موقع پر بھی جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت ہی زیادہ نرم اور شائستہ زبان استعمال کی جو وہاں پر موجود لوگوں کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ تیسرا امپورٹنٹ
जो नुक्ता है वो है अली अमीन गंडापुर साहब इस एपेक्स कमेटी के इजलास में सारा वक्त मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं उन्होंने उनके साथ गुजारा। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ सर जोड़े बैठे रहे, उनके बिल्कुल बगल में वो बैठे रहे, दोनों के दरमियान वो जो पर्चियाँ इस तरह लिख लिख के दी जाने वाली पर्चियों का तबादला होता रहा, दोनों सरगोशियों के अंदर गुफ्तगू भी करते रहे। जो एक वो कहते हैं ना कि अहले दानिश के लिए ज़रा छोटे छोटे से इशारे काफ़ी होते हैं। इन इशारों से पता चलता है कि इस वक्त ये जो अडयाला जेल और वजारत दाखिला बजरिया वजारत दाखिला जो चीज़ कुक हो रही है वो उसका इजहार आज ज़रा यहाँ पर हुआ है कि शायद किसी तरह की 24 नवंबर के हवाले से किसी भी राब्ते को या किसी भी डील को शायद फाइनलाइज करने के लिए जो माहौल है वो अब आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एपेक्स कमेटी के इजलास में इस सियासी मामले को निपटाने के बाद अहम इश्यूज जो हकीकी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया गया और फिर बलूचिस्तान के अंदर फौजी ऑपरेशन की और उसकी जो है मंजूरी दी गई। इस ऑपरेशन के दरमियान बलूचिस्तान में तमाम तर शरपसंद तंजीमों को निशाना बनाया जाएगा। BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो या बाकी भी तमाम जमातें जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त बदअमनी में मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और ये एक स्पीडी अमल होगा, टारगेटेड ऑपरेशन होगा। टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए सिर्फ आदाफ को निशाना बनाया जाएगा, सिविलियन कैजुअलिटीज़ को, सिविलियन नुकसानात को कम से कम करने की हिदायत दी गई है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त के ऑन गोइंग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। किसी को किसी तरह की कोई शरंगेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। नेक्टा जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक अथॉरिटी को तश्कील दिया गया था, नेक्टा को दोबारा फाल बनाने की मंजूरी दी गई है। नेक्टा को बैनुसूबाई राब्ते और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से जो इंटरेक्शंस हैं सूबों के दरमियान उसको बढ़ाने की जो है वो उनको अहकाम दे दिए गए हैं। उनसे कह दिया गया है कि जनाब ये जो नेक्टा है इसकी तश्कील के फौरी बाद ये जो राब्तों का अमल है जिसके ज़रिए इंटेलिजेंस शेयरिंग की जानी थी उस इंटेलिजेंस शेयरिंग के अमल को भी तेज़ किया जाएगा। सूबों के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, नेक्टा की जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो सूबों को शेयर की जाएगी उसके ऊपर अमल दरामद करना सूबों के लिए लाजमी होगा। और सबसे बढ़कर ये कि सूबों को जो है वो पाबंद कर दिया गया है कि उन्होंने किसी ऐसी सरगर्मी की हौसला अफजाई नहीं करनी जिसके नतीजे में जो इस वक्त की सिचुएशन है उससे मुल्क दुश्मन अनासर फ़ायदा उठा सकें। यानी बिटवीन दी लाइंस पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये पैगाम दे दिया गया है कि नहीं जनाब, ज़रा आपने अब धीमी गति के अंदर ही सूरत हाल को संभालना है, अदरवाइज़ आपको जो नुकसानात हैं, अदरवाइज़ आपको जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि नेक्टा के इजलास में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इंपॉर्टेंट पहलू थे जिसके अंदर मरियम नवाज का इग्रेशन, अली अमीन गंडापुर साहब का मसालेहाना रवैया और उसके बाद जनाब ये जो बजरिया मोहसिन नकवी तालमेल इस वक्त कोई नए सुर डेवलप किए जा रहे हैं उसके हवाले से खुली आंखों के साथ मीटिंग में मौजूद शुरका का मुशाहिदा अहले दानिश के लिए बड़ी निशानियां हैं। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।